हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट, आपने इतिहास का नाम पहले सुना भी होगा। वैसे आपने जो छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक हमारे अतीत वाली जो बुक पढ़ी थी, उसके तहत हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था इतिहास के बारे में। तो इतिहास का अध्ययन करने के लिए, किसी भी और चीज़ का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम उसके टुकड़े करते हैं, ताकि वो चीज़ अलग अलग कालखंडों के रूप में हमारे सामने आई तो वो हमें अच्छे तरीके से याद रहे और लंबे टाइम तक याद रहे। तो देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे इतिहास का। इसके तहत क्या है, सबसे पहले हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। आपका जो पहला कालखंड होगा वो प्राचीन काल होगा, दूसरा मध्यकाल होगा और तीसरा आधुनिक काल होगा। तो सबसे पहले हम प्राचीन काल के बारे में देखेंगे। प्राचीन काल यानी कि पुराना काल या पहले का काल, बहुत ज़्यादा यानी कि सबसे पहले का समय। तो इसमें देखिए, मानव के जन्म यानी कि जैसे ही मानव का जन्म हुआ था उस समय से लेकर और 712 ईस्वी तक का जो समय था उसको हम प्राचीन काल की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि जब मानव ने जन्म लिया या मानव का जब धरती पे उद्भव हुआ उस समय से लेकर यानी कि आदि मानव, और उस टाइम से लेकर 712 तक का समय। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ के बारे में आपने छठी क्लास में हमारे अतीत में आदि मानव के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था। मानव ऐसे आदि मानव जो था वो किस प्रकार से पशुओं के पीछे घूमता था, उनका शिकार करता था, फिर कैसे स्थायी तौर से रहने लगा, अपना जीवन यापन करना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें हम प्राचीन काल के तहत छठी क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका मध्यकाल। मध्यकाल ये वो समय है जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, यानी कि जब नए नए राजवंशों का उदय होने लगा था और अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को उन राजाओं ने तेज कर दिया था। तो वो समय था आपका 712 से लेकर 1707 तक का समय। तो 1707 तक का समय क्यों निश्चित किया गया है, क्योंकि 1707 में अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की। और उसकी मृत्यु के बाद में धीरे धीरे अपने देश के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार होना शुरू हो गया था और धीरे धीरे उन्होंने अपने देश के ऊपर अधिकार जमा लिया था। आधुनिक काल। आधुनिक काल के बारे में आपने 8th क्लास में देखा है कि किस प्रकार से अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई 1707 में। उसके बाद अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया और 1947 में किस प्रकार से अपना देश स्वतंत्र हुआ था, कितना लंबा संघर्ष चला था, राजस्थान की क्रांति हुई, किस किस प्रकार से अंग्रेजों ने नई नई नीतियाँ लागू की थी साम्राज्य विस्तार के लिए, बहुत कुछ। वो सब चीज़ें आप 8वीं क्लास के इतिहास में पढ़ चुके हो। तो उम्मीद है आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। सबसे पहले आपका इतिहास था। इतिहास को हमने 3 कालखंडों में बांटा। पहला आपका प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक। प्राचीन काल क्या था, मानव के जन्म से लेकर 712 तक का समय। मध्यकाल क्या था, 712 से लेकर 1707 तक का समय। और आधुनिक काल क्या था, 1707 से 1947 तक का समय जो था वो आपका आधुनिक काल था। अब आप देखिए, आपने कई बार देखा होगा ये शब्द लिखे हुए BC और AD। तो इनके कई बार अर्थ पूछ लिए जाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको ईस्वी पूर्व। तो ईस्वी पूर्व का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। बिफोर का मतलब पहले, कॉमन ईरा से पहले का जो टाइम था उसको हम BC बोलेंगे। इसको बिफोर क्रिस्ट भी बोला जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और AD का मतलब ये भी लगाया जाता है कि आफ्टर डेथ, यानी कि ईसा मसीह की मृत्यु के बाद। तो उसके लिए हम E का प्रयोग करते हैं और वो आपका ईस्वी होता है। उसके बाद आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा सेंचुरी, जिसको हिंदी में हम शताब्दी बोलते हैं। तो शताब्दी जो होती है वो हमेशा आगे की होती है, यानी कि जब आपकी 1900 वाले साल चल रही थी तो 20वीं सदी थी, और जब आपकी 2000 वाली चल रही है तो 21वीं सदी है। तो ये आप याद रखिए कि शताब्दी हमेशा आगे की ही होती है। उसके बाद है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं मानव के उद्भव के बारे में। तो देखिए,
सबसे पहला जो मानव था, यानी कि आप उसको बंदर वाली अवस्था में ही मान सकते हैं। जब मानव जो था वो आपका दोनों हाथों को ज़मीन पे रख के चलता था, तो उस टाइम पे जो मानव प्रजाति होती थी वो रामापिथेकस होती थी। और रामापिथेकस के बाद अगली जो प्रजाति आई वो आपकी ऑस्ट्रोपिथेकस आती है, जिसमें थोड़ा सा मानव का विकास हो गया था, 2 पैरों पे चलने लगा होगा, थोड़ा बहुत शिकार वगैरह करना सीख लिया। उसके बाद होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस भी एक प्रजाति थी जिसमें मानव का इस अवस्था की अपेक्षा इस अवस्था में थोड़ा सा विकास हो गया था। और लास्ट में अगर हम बात करें होमो सेपियंस की, तो वो आपकी आज की प्रजाति जिसमें मानव काफ़ी ज़्यादा बुद्धि वाला और बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाला दिमाग वाला व्यक्ति है, जो कि आज के टाइम में होता है, तो वो हम उसको वर्तमान मानव की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने ऊपर इतिहास के 3 टुकड़े किए थे, उसी प्रकार से हम प्राचीन काल के यहाँ पे 3 हिस्सों में बांट देंगे इसको। तो देखिए, जो आपका प्राचीन काल है उसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला है आपका प्राऐतिहासिक काल, जिसमें आदि मानव के बारे में बात होगी। उसके बाद आदिऐतिहासिक काल, जिसमें आपकी सिंधु सभ्यता वगैरह और जिसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं उसके बारे में बात होगी। और तीसरा हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल के तहत हम जो आपके पुराने समय की बातों का अध्ययन करेंगे, हम आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के जो जनक जो थे वो थे आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्रागैतिहासिक के जो जनक थे वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। उसको प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है, यानी कि इन्होंने इस काल के बारे में इसका नाम दिया था, इसके बारे में बताया था। उसके बाद आता है, इसी काल की हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक की ही, इसके है ना कोई पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, जैसे कि बर्तन हो गए, हड्डियाँ होगी, किसी प्रकार के कोई और अवशेष हो गए, वो सारी चीज़ें तो आपकी प्रागैतिहासिक काल की मिली हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, यानी कि लिखित में कोई भी दस्तावेज हमें प्राप्त नहीं हुआ है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। उसके बाद देखिए, जो आपका प्रागैतिहासिक काल था वो लगभग 25 लाख से लेकर 10,000 साल तक का जो समय था उसको हम प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, पाषाण काल आते हैं इसी काल के अंदर। प्रागैतिहासिक के अंदर ही आपका पाषाण काल, जिसको हमने 6ठी क्लास में पढ़ा था। तो 6ठी क्लास में आपने जो पाषाण काल पढ़ा था उसमें उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल वगैरह सारी चीज़ें आपने देखी थी, तो उन्हीं की बात करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। तो देख लीजिए, पूर्व पाषाण काल, जो कि आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही इसके बारे में बताया था। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो था उसकी जानकारी C.L. कॉलेज ने दी थी। कब जानकारी दी थी? 1867 में दी थी। और उसके बाद आता है आपका उत्तर पाषाण काल, यानी कि लास्ट पाषाण अवस्था, जो कि 1860 में जिसके बारे में बात की गई थी। और इसकी जानकारी देने वाले थे ली मासूरिस जो थे वो आपके उत्तर पाषाण काल की जानकारी देने वाले व्यक्ति थे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी, जो उत्तर पाषाण काल का जो समय था ना, उसकी जानकारी हमें पहले मिल गई थी, 1860 में मिली थी। और जो मध्य पाषाण काल था उसकी जानकारी हमें थोड़ा देर से मिली थी, यानी कि लगभग 7 साल के बाद मिली थी। इसका मतलब पूर्व पाषाण काल की जो जानकारी है वो हमें इससे भी पहले मिली थी, यानी कि इससे भी बाद में मिली है, इससे बाद में मिली है, यानी कि लगभग आपकी 70 के आसपास में मिली होगी। क्योंकि जितनी चीज़ें ज़्यादा पुरानी होंगी उनके बारे में अध्ययन करना, पता लगाना उतना ही अधिक मुश्किल होता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो आपका प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में देखेंगे। अभी हमने प्रागैतिहासिक था, हम आदिऐतिहासिक देखेंगे। तो देखिए, आदिऐतिहासिक काल है ये आपका 10,000 ईस्वी से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक का था। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो प्रागैतिहासिक था वो 25 लाख से लेकर 10,000 तक था। इसका मतलब 10,000 के बाद की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आदिऐतिहासिक जो था वो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक का था। इसका मतलब
आपका जो ऐतिहासिक काल होगा वो आपका 4000 ईस्वी पूर्व के बाद का समय होगा। इसकी एक खास बात ये है कि जो आपका आदि ऐतिहासिक काल था ना, उसके हमें लिखित प्रमाण मिले हैं, यानी कि कुछ ऐसी लिपियाँ मिली हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े प्रमाण लिखे पड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है स्टूडेंट कि उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, यानी कि हमें ये पता ही नहीं है कि वो उस लिपि में क्या लिखा गया है। उसको हम भाव चित्रात्मक बता सकते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ अक्षर लिखे होते हैं और कुछ संकेत या चिन्ह वगैरह लिखे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो उस लिपि में प्रयोग किया गया है वो मछली के आकृति का प्रयोग किया गया है। तो अभी तक तो ऐसा संभव हो नहीं पाया है कि जो आपके आदि ऐतिहासिक काल के जो लिखित प्रमाण मिले हैं उनको पढ़ा जा सके। तो देख लीजिए, जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण थे ना, उसके अंदर लिखित लिपियाँ बहुत सारी मिली हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, यानी कि उसकी भी हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हम सिर्फ अनुमान के आधार पे ही ये कह सकते हैं कि ऐसा रहा होगा या ऐसा रहा था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारे द्वारा करवाई गई ये चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको अब या बाद में कभी भी कुछ भी बेनिफिट इन चीज़ों से मिल सकता है, तो फिर अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेके आते रहें। तो अगर आपको आगे भी इसी प्रकार के अच्छे वीडियो चाहिए, अधिक जानकारी आपको लेनी है भारतीय इतिहास के बारे में, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अधिक से अधिक और चैनल को लाइक भी करें। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको अब भी लग रहा होगा कि ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और जब आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठोगे, आपके लिए अब भी ज़रूरी है ये चीज़ें पता होना, लेकिन बाद में आपको इन सब चीज़ों के बारे में इतने विस्तार से और इतनी डिटेल से कोई नहीं बताएगा। क्यों? और बताएंगे तो आपसे बहुत अधिक इसके लिए पेमेंट ली जाती है। आप कोचिंग सेंटर के हज़ारों चक्कर लगाओगे तब भी आपको इतनी गहराई से ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको इतने अच्छे से ये सब चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो आप इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। और जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल में जा रही हैं, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं तो हम आपको आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देते रहेंगे।